Hi viewers, welcome back again. So we are going to learn today. I was thinking that first year का board exam आ रहा है, ठीक है. In first year there is a chapter called depreciation. In depreciation आपका जो basic जो calculative जो sums आते हैं that will come from straight line method or maybe will come with the help of diminishing method. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि हर साल जो डेप्रिशिएशन मतलब क्या है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है. ये क्या है, एक वैल्यू है. ये हम वैल्यू क्या करते हैं, हम निकालते हैं. इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हर साल द एसेट डेप्रिशिएट्स, मतलब द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीज. प्लांट मशीनरी इन सब में क्या होता है, जैसे कि आप सपोज we are starting a business and in that business we have invested for the machinery 80,000 rupees. The machinery will become obsolete, मतलब वो बिल्कुल ही उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा या फिर वो काम ही नहीं करेगा in the coming suppose 10 years. हम एस्टिमेट कर लेते हैं. वैसे 10 साल चलेंगे, 15 साल, 15 to 20 years, right? This is what we estimate कि इतने साल ही चलते हैं. मशीनरी है, it will reduce with time, है ना. तो इसीलिए that machinery that will constantly reduce the value because of wear and tear और बहुत सारे different आपकी updated version आ जाएंगे इसके वजह से. तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकाल के चलते हैं and that is a loss only. So depreciation is a nominal account. ओके, इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट एंड वाई, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होगा इन फ्यूचर जाके. ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मशीनरी. इसलिए हम पहले ही निकाल के चलते हैं, ठीक है, ताकि बाद में जाके हम लोगों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कोई भी लाइक अनफेयर जो वैल्यू है वो पुट नहीं हो मशीनरी के बिहाफ में, ठीक है. तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन पहले ही हम क्या करते हैं, हम निकाल के चलते हैं एंड इट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट. दैट्स वाई इन जर्नल आप देखना डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने क्या बोला, जर्नल एंट्री क्या हो सकती है. डेप्रिसिएशन एक लॉस है. ओके, व्हेन डेप्रिसिएशन इज अ लॉस दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन अगर लॉस हो गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. सो पहले डेबिट हो जाएगा ये. और ये किसके बिहाफ में हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किए हैं, मशीनरी, राइट. और टू मशीनरी क्यों होगा, नॉट ओनली मशीनरी, it can be plant machinery, okay, anything, and this will be credited. Why? The value of the asset decreases with the passing years. मतलब टाइम के वाइज वैल्यू एसेट की रिड्यूस होगी. व्हेन एसेट वैल्यू इज रिड्यूस्ड यू विल क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द मशीनरी. ओके, एंड जर्नल में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है तो आप डेबिट करोगे. आप डेप्रिसिएशन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डेप्रिसिएशन इज अ टेम्पररी अकाउंट. इट विल नॉट गो इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में वो नहीं जाएगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि नॉमिनल अकाउंट के रूल एक है प्रिंसिपल, उसमें बोलते हैं कि जो आपकी टेम्पररी अकाउंट्स है उसको क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके उस जो अकाउंट है उसको हम क्लोज कर देते हैं. Depreciation is a temporary account and you know in case of you are transferring it to profit and loss account, तो ये क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जा. ये वैल्यू क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है. तो जबकि ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा. दैट्स व्हाई व्हाइल यू ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ लॉस. यस, इन लॉस हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, है ना. आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है. और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्या की, क्रेडिट कर दी, क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया. डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया. अब हमने इसका जो वैल्यू है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी. आप इस डेप्रिसिएशन की कोई अब वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हमको पुट करनी ही नहीं है क्योंकि हमने उसको क्लोज कर दी है. ओके फाइन, समझ में आ गया. तो ये हो गया आपकी जर्नल एंट्री. आप इसी जर्नल एंट्री के चलते हुए यू विल हैव टू क्रिएट द लेजर, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी दैट इज द मशीनरी और प्लांट जो भी आपको दिया हुआ होगा सम में उसको आप कंसिडर करके अकाउंट बनाओगे एंड देन द डेप्रिसिएशन अकाउंट. बहुत इजी है. कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दो मेथड है. एक मेथड के आपकी जो कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएट वैल्यू निकाल के आप सेम ही रखोगे. दूसरे में क्या हो जाएगी, आप हर साल रिड्यूस करते जाओगे. तो आज हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जहां पे सेम कांस्टेंट वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे हर साल, ठीक है. उससे पहले और एक चीज़ हम सीख लेते हैं. आपको पता है
जब जब आपकी परसेंटेज दिया हुआ होगा कि 20% इज टू बी टेकन एज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 20% आपको डेप्रिशिएशन करनी है, देन यू कैन डायरेक्टली डेप्रिशिएट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ 20%. बट अगर दिया हुआ नहीं होगा, अगर ऐसे दिया हुआ होगा दैट द कॉस्ट of the machinery was 80,000 and then again the cost increased to like you know it has increased additional, the additional cost was again 10,000. पहले तो 80,000 था, फिर 10,000 एडिशनल कॉस्ट हुई, टोटल कितनी हुई 90,000 कॉस्ट. अब दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड जो ईयर, जो जितना ईयर तक आपकी मशीनरी चलेगी या फिर एसेट चलेगी, दैट विल बी गिवन. तो 10 साल, सपोज एग्जाम्पल 10 साल, और आपकी स्क्रैप वैल्यू, डू यू नो व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? रद्दी वैल्यू. ये आपने देखा होगा कार्स वगैरह जो भी होता है ना, कार हो गया या फिर कोई भी व्हीकल, आपकी साइकिल होगी, कुछ होगी, बहुत साल तक जब आप पुराना रखे रहते हो तो आपको जाके एक रद्दी भर की वैल्यू मिलती है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू मिलती है. अब जो भी वैल्यू मिला हो वो वैल्यू तो हम लोग को मिल गई ना, है ना, हम लोग को वो वैल्यू मिल गई, मतलब वो रीसेलिंग वैल्यू है. उस रीसेलिंग वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसको हमेशा माइनस करके चलेंगे क्योंकि वो वैल्यू हम लोगों को बेचने से मिल जाएगी. इसीलिए आप यहाँ पे देखना, आपकी डेप्रिसिएशन जब निकालनी है तो हम उसी चीज़ के लिए निकालेंगे जो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, जो भी आपकी सम में दिया हुआ होगा मेंशन ईयर्स, उसी हिसाब से. नाउ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, मतलब मशीनरी प्लांट जो भी आपका कॉस्ट है वो, उसके बाद माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जो भी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी आपने जो एस्टिमेट किए हुए हैं उस वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी बाद में, तो वो काइंड ऑफ हमारे लिए प्रॉफिट होगा, वो छोटा सा अमाउंट. तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है, हम एक वैल्यू निकालते हैं क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग वैल्यू है और वो लॉस है, तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि जो आपको फ्यूचर में जाके जो प्रॉफिट मिलेगी छोटा सा अमाउंट, तो इसलिए हम एस्टिमेट करके वो छोटा सा अमाउंट हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन से. ठीक है, समझ आ गया? आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रही हूँ कि माइनस क्यों हो रहा है. वैसे तो आपको फॉर्मूला ही याद करना है ना, but I'm just giving you the ideas, basic ideas. Divided by estimated life of asset in years, मतलब कितने साल तक आपने estimate किया हुआ है कि मशीनरी कितने साल तक चलेगा. It can be 10 years, it can be 20 years, or it can be 15 years, any years. Whatever is mentioned in your question, you have to consider that for this formula. Okay? If formula only if that kind of question comes to your like you know exam. ठीक है, आपका अगर एग्जाम में दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स कि आपकी वैल्यू दी हुई है कॉस्ट की, आपको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी हुई है एंड देन द लाइफ एक्सपेक्टेड दी हुई है, देन वी विल हैव टू टेक आउट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड देन यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जहाँ पे हम माइनस करते जाएंगे कंटिन्यूसली एक ही अमाउंट जो हमने यहाँ से निकाले हैं. However, अगर परसेंटेज दी हुई है then we don't have to consider this particular formula. Okay? अब यहाँ पे देखना, just you know ignore this part. ये मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले डेप्रिसिएशन like you know अकाउंट बनाने से पहले जो होगा वो मैंने सिखा दी. The question says here कि ऑटो पिस्टन लिमिटेड परचेस्ड, उन्होंने परचेज की ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023 में. ओके, सॉरी 2003 में, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 80,000 उन्होंने जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की वो उतनी थी. प्लांट है, सॉरी नॉट मशीनरी, प्लांट, ठीक है. अब एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इरेक्शन. अब 20,000 रुपये उन्होंने स्पेंड भी किया उस प्लांट में, तो टोटल उनकी खर्चा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, 80 + 20 = 1 लाख, राइट. 1 लाख उनकी खर्चा हो गई. द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च ईच ईयर विद 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब यहाँ पे क्या दिया है, 20% उनकी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी है, किससे करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मतलब आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, उसी से आपको 20% हर साल. द एस्टिमेशन दैट दे हैव गिवन इज हम लोगों को कितने साल तक करनी है, 3 साल तक करनी है, उन्होंने दी हुई है. ठीक है. अब द प्लांट वॉज सोल्ड ऑन आपका क्या है
1 अक्टूबर 2025। अब 50,500 में उन्होंने 50,500 रुपये में 1 अक्टूबर 2025 में सेल कर दी वो मशीनरी। हालांकि 2025 के 1 अक्टूबर में उन्होंने सेल ऑफ कर दी। अब जब सेल कर दी तो हम लोगों को क्या निकालनी है, हम लोगों को कितने टाइम से 1 अप्रैल 2023 से हम लोगों को कितने टाइम तक निकालनी है, 31 मार्च 2025 तक हम लोगों को निकालनी है। पहली बात तो डेप्रिसिएशन वैल्यू। उसके बाद जो 1 अक्टूबर 2025 है उन्होंने वहां पे सेल ऑफ की, तो हमारी प्रॉफिट हुई। डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू रह जाती है उसके साथ हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है कि उस पर्टिकुलर ईयर्स में ये 50,500 जो सेल की उससे वैल्यू ज़्यादा हमने एस्टिमेट की थी या इससे कम। उससे अगर वैल्यू हमने ज़्यादा डेप्रिशिएट करके हमने जो भी एस्टिमेट की होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ हम डिसाइड कर लेंगे। वैल्यू तो हम रिड्यूस करते जा ही रहे हैं ना, तो हम एक एस्टिमेशन तो लगा ही लेंगे। उस एस्टिमेशन से ज़्यादा हुआ कम हुआ उस हिसाब से हम देखेंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अभी हम जब सम करेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट होगा और बाकी आपकी क्या बनानी है, यहाँ पे बोल रहा है प्लांट अकाउंट, मतलब आपको प्लांट का अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट के जब अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और प्लांट अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के टाइम पे क्या हो रहा है, कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो हम बैंक पकड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट मतलब प्लांट मशीनरी आ रहा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास एसेट आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से हमारे जो दूसरा एसेट निकल के जा रहा है वो क्या है, कैश या फिर बैंक, वहाँ से पैसे निकलते जा रहे हैं। पैसे निकलते गया तो क्या गोज आउट, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वो हम पहले एंट्री करेंगे लेजर में और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट का हम क्या करेंगे, हम उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल रब इट अप एंड मेक द प्लांट अकाउंट एंड देन यू विल बी क्लियर। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ या लॉस या वो भी हम लोग को प्लांट अकाउंट में दिखानी है, जो हमने सेल कर दी ना उसका भी हमको दिखानी है एंट्री, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई वन थिंग। ये 1 अप्रैल 2023 से ये 31 मार्च 2026 है, उसी के बीच में क्या की उन्होंने अक्टूबर 1 में 2025 में उन्होंने सेल ऑफ कर दिया अपनी मशीनरी को, ठीक है। इतना आप समझ लो, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन था तो ये मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद जस्ट लेट्स स्टार्ट। ये 1 अप्रैल में उन्होंने पहले तो आप डेट को यहाँ ही लिख लो, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए, और 1 अप्रैल है एंड देन यू नो इन अप्रैल इन्होंने क्या की, इन्होंने बाय किया कितना, पहले तो 80,000 बाय किया। तो जर्नल एंट्री पहले याद कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, द प्लांट हैज कम इन सो एसेट इंक्रीज हुआ, प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक, ओके। आप कैश में लिख सकते हो बट इट इज बेटर टू राइट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना, और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज द एसेट हैज रिड्यूस्ड। आपको याद है मैंने शॉर्टकट सिखाया था, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके। आपकी गोल्डन रूल्स भी याद कर सकते हो बट उसमें इतनी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी ना, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट याद कर लो, बाकी एसेट एंड लाइबिलिटी के हिसाब से ही आप करो। क्या बोला मैंने, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब एसेट इंक्रीज हुआ, परचेज की, प्लांट इंक्रीज हुई तो क्या क्या हमने, डेबिट, और डिक्रीज हुआ बैंक, कैश निकल गया है ना, वो भी एक एसेट है। डिक्रीज हुआ तो हमने क्या की, क्रेडिट। अब क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके आएगा, आपको याद है ना। जर्नल में जो जो आप एंट्री करते हो उसकी उल्टा हो जाती है लेजर में, ठीक है। अगर लेजर में, जर्नल में आपने टू बैंक अकाउंट क्रेडिट की थी तो लेजर में टू बैंक अकाउंट आप डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। इतना याद रख लेना, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ईयर क्लास, सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस। सेकेंड ईयर में तो सिखाने की जरूरत नहीं होती है, उन लोगों को पता होता है ये चीज, ठीक है। अब फिर से इरेक्शन हुआ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्लांट। अगेन प्लांट में ही इरेक्शन हुआ, देन अगेन व्हाट, प्लांट कॉस्ट है ये, प्लांट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अगेन बैंक अकाउंट, पैसा निकल गया। तो ये भी 1 अप्रैल में ही हुआ है ना, यस इट वॉज इन 1 अप्रैल टू
बैंक अकाउंट कितना हुई है, सॉरी जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग, ओके इट्स टू बैड, 20,000 हो गया, 80,000 हो गया, 1 लाख हो गया ये, ओके दिस इज 1 लाख, वी हैव क्लोज दिस। अब यहाँ पे देखना आपकी बोली है कि पर ईयर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च, वी विल नॉट ब्लफ एनीथिंग, हम इम्प्लीमेंट, हम कोई भी चीज, अब रिमेंबर वन थिंग, in ledger or in journal or in like accountancy, do not just predict or write a date that you are not sure about. Be specific, and it will be specifically mentioned in your, always in your sum, and even if not, then just give a question mark or write it with 1 to 3, okay? Do not just bluff. यहाँ पे there is particularly mentioned that 31 मार्च को क्या हो रहा है, 31 मार्च को साल के एंड में 20% हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्या डिडक्ट करेंगे हम, we will like deduct 20%. what will we deduct 20%? depreciation value from what? original cost. original cost कितना है हम लोगों की, दोनों मिला के 1 लाख। now in 1 lakh we will deduct 20%, that will be what? 20,000, ओके अब हमने 20,000 रुपये लिख लिया। अब आपको जर्नल याद था ना, डेप्रिसिएशन व्हाट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज अ लॉस, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड टू मशीनरी। क्यों? मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो जब रिड्यूस होता है एसेट तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम जब डेप्रिसिएशन, हम अभी यहाँ पे प्लांट है तो अब क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट होगा। अब प्लांट अकाउंट 2 हो गया, बट हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम प्लांट का अकाउंट बना रहे हैं। जब हम प्लांट का अकाउंट बनाएंगे तो हम प्लांट की एंट्री नहीं करेंगे, हम उसके ऑपोजिट वाले की एंट्री करेंगे, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। अब हमारा डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री में डेबिट था, तो इसीलिए लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड द डेट वाज 31 मार्च, ओके 2023, ऊपर लिख लेना ईयर, बाय डेप्रीसिएशन व्हाट अकाउंट 20,000। अब इसको अगर देखो 1 लाख में से 20,000 रुपये हमारे क्या हुई, क्रेडिट हुई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 80,000 रह जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय, एंड इट विल बी द सेम डेट, बैलेंस CD, सो इट इज 80,000 रुपीज। अब ये 80,000 क्या हो गया, अभी डिक्रीज होके एक ही साल में वैल्यू कितनी हमने प्रिटेंड कर लिया, वी हैव एस्टिमेटेड इट विल बी 80,000। सो इन द कमिंग ईयर इट विल बी 2004 राइट, 2004 में 1 अप्रैल में जो हमारी ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस जो कैरिड डाउन करते हैं हम, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, फिर 80,000 हो गया हमारी, ठीक है, ये 80,000 हो गया। अब जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, अब याद रखना, अगर डिमिनिशिंग होता तो हम क्या करते, 80,000 में से 20% करते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ओरिजिनल कॉस्ट में ही हम लोगों को 20% हमेशा डेप्रिशिएट करना है टिल वी सेल ऑफ द व्हाट एसेट। तो हम क्या करेंगे, हम 20,000 ही मान के चलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में ही हम लोगों को मेंशन है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है। अब 2004 हो गया, 31 मार्च हो गया, तो क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमारी पैसे कितना है, 20,000 रुपये ही रहेगा। सो यहाँ पे इफ यू सी द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 80,000। So from 80,000 if you deduct 20,000, how much will be it is? How much will be the value? It will be 60,000. Okay? So 60,000 अभी हमारी remaining value है। ये क्या हो जाएगा, ये हम closing balance मान के चलेंगे and then this will be the opening balance for 2005. अब 2005 में होगा थोड़ा सा यहाँ पे changes. Why? Because 31st होने से पहले ही इन्होंने सेल ऑफ कर दी कितनी, 50,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये भी हम समझेंगे, और इसमें जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होगी वो भी हमको निकालनी पड़ेगी। पहले तो हम क्या कर देते थे, हम एंट्री करके इसको क्लोज कर देते हम, उसके बाद मैं आपको वर्किंग कैलकुलेशन में अच्छे से सिखा दूंगी कि कैसे निकला ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोगों को पूरे 1 अप्रैल 2005 से लेके 31 मार्च 2006 तक हम लोगों को डेप्रिसिएशन वैल्यू एक साल की नहीं निकालनी, हम लोग को कहाँ तक निकालनी है,
1 अक्टूबर। सो आप कैलकुलेट करो कि 1 अप्रैल से अक्टूबर तक कितना हो गया। अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मैं यहाँ पे हाथों में ही कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, दिस इज वेरी बेसिक। तो हम 6 मंथ्स, हम लोग को कितना मिला कैलकुलेट करके 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो हमने सेल ऑफ ही कर दी, हम लास्ट के 31 मार्च तक हम रुके ही नहीं। सो व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि टिल 31 मार्च वी हैव नॉट when we have understood that till 31st March 2006 we have not kept the plant with us in the business, that means and we have sell off the plant, तो हम क्या करेंगे, हम जितने टाइम तक ही उस साल के लिए हमने जितने टाइम तक रखा, हम उसी टाइम तक का वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, लेट्स जस्ट फर्स्ट put on the amount for opening balance. It will be 60,000, same, it will be brought down, right? After that 2005, just mention the accurate date, okay? Mention the accurate date, that will be 1st of October. 1st of October, the depreciation value will be how much? Can you just calculate how much it can be, because it is 6 months. 6 months what? Half, 20% of 1 lakh is what? 20,000, and then we have to calculate till half. Okay, if we calculate till half, then it will be 10,000 only. So 10,000 is going to be the depreciation value for the year 2005. That means 2005 तक का जितना वैल्यू हमने डेप्रिशिएट की, तो हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास रह गया वैल्यू 10,000 रुपये। और अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास कितना था, हमने वैल्यू सोच के रखा हुआ था आपका, इसका हम कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे आप। और हमारी लॉस हुई या प्रॉफिट हुई, वो भी हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है, ये प्रॉफिट हुआ या लॉस है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई कैन नॉट जस्ट टेक एन आइडिया ओवर हियर, हम लोगों को वर्किंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट अंदाज़ा लगाओ कि 60,000 क्या था, ये सपोज 1 अप्रैल का जो प्राइस था आपकी 60,000 थी, मैं यहाँ पे ही दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपने डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकाला, वो कितना निकाला आपने, 10,000 रुपये। तो हमारे पास रहा कितना, 50,000। मतलब टिल अक्टूबर 1 2005 हमारी जो वैल्यू है, जो हमने निकाले हैं कि इतना हम लोग को इस साल में वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो कितना है, 50,000 रुपये है। बट जो हमने सेल किए, जो हमने सेल किया, वो सेल से हमारी जो प्लांट का वैल्यू, जो हमने पैसे कमाए, वो कितना कमाया, 50,500 रुपये कमाए। तो हमारी वैल्यू हमने कितना लगाया था, एक प्रेडिक्शन कि 50,000 रुपये तो हम लोग को वैल्यू मिलनी चाहिए, पर हम लोग को 500 रुपये यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा मिली, 50,500, ठीक है। हम लोग जब सेल करके हम लोग को 500 रुपये ज़्यादा मिली, तो दैट इज़ अ प्रॉफिट और अ लॉस फॉर अस। ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉफिट, राइट, बिकॉज हमने जो वैल्यू प्रेडिक्ट की हुई है, उस वैल्यू से अगर हम लोग को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, वी आर इन ए प्रॉफिट, ठीक है। करने के बाद प्लांट सेल करने के बाद हम लोग को क्या मिली, प्रॉफिट मिली, ठीक है। तो यह इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी प्लांट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर अस। तो हम 1 अक्टूबर पकड़ेंगे इसको, ठीक है। 2025 का 1 अक्टूबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, 500 रुपये हमारे पास आएगा, ठीक है। सो सॉरी, देयर इज अ रेक्टिफिकेशन हियर, यहाँ पे 500 नहीं, एक्चुअली मैंने ये गलती कर दी, इट शुड बी 55,000। आप अगर 50,500 करना चाहो तो अब भी कर सकते हो, 500 रुपये आपकी प्रॉफिट होगी, बट मैं आपकी जो सम है उसमें 55,000 था, तो इसलिए मैंने 55,000 इसमें रख दी, ठीक है। 55,000 उन्होंने सेल की, उन्होंने प्रॉफिट कितने कमाए हैं, फिर जो वैल्यू था हमारा उस साल की कितनी होनी चाहिए थी, 50,000 रुपये हमारी जो एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट करके जो रिड्यूस होकर जो वैल्यू निकली, वो कितनी होनी चाहिए थी, 50,000 रुपये, बट हम लोग को ज़्यादा मिली। तो 55,000 में से आप अगर 50,000 को डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5,000, ठीक है।
सो आपकी 5000 यहाँ पे क्या हो गई, हमारी प्रॉफिट होगी। एंड देन आप क्या करोगे, इसमें जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस जो आएगी आपकी कितनी आएगी, आपको पहले तो 65,000 करनी है, ठीक है। 65,000 में से आप अगर 10,000 को डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 55,000। तो आपने एसेट सेल करके जो वैल्यू आया उससे जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस निकली, जो 50,000 रुपये निकलनी चाहिए थी, उसमें ज़्यादा ऐड हो गया 5,000 की, उनके सेल करने के बाद वो वैल्यू रह गया। तो कितना हो गया, 55,000। दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग बैलेंस, मतलब वो अब तक का 2005 तक का वो वैल्यू है। कौन से महीने की, अक्टूबर 1, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर 1 के बाद कोई भी एंट्री होगी नहीं, क्योंकि लास्ट तक वो लोग रहे ही नहीं, उससे पहले उन्होंने सेल कर दी प्लांट, ठीक है। हो गया, आपको पता चल जाता है ना कि आपको देखो, आप जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, तो पहले तो आपको ये सोचना है कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन केस ऑफ डेप्रिशिएशन, ओके। इन केस ऑफ प्लांट, आप डेप्रिशिएट करके आपका जो प्लांट है उसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और प्लांट या फिर मशीनरी कोई भी एसेट हो गया वो डेबिट। हाउएवर अगर आपने लॉस किया है तो क्या हो जाएगा, जबकि लॉस है, नॉमिनल अकाउंट से लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब प्लांट हो गया, मशीनरी होगा। अब इसमें इस केस में सपोज आपकी 55,000 ना होके 45,000 होता, तो ये लॉस होता या फिर प्रॉफिट होता, ऑफ कोर्स इट विल बी अ लॉस। व्हाई, बिकॉज जो हमने वैल्यू प्रेडिक्ट की हुई है ना कि हम लोग को 50,000 रुपये वैल्यू मिलनी चाहिए अक्टूबर तक का, वो हम लोगों को मिला ही नहीं। हम लोग को कितना मिला, जाके 45,000 मिला, तो 5,000 रुपये हम लोग को नुकसान हुई। नुकसान होने से हम क्या करेंगे, एंट्री फिर जर्नल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, आपकी प्लांट अकाउंट। आप प्लांट अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो फिर उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इस साइड की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या, 5,000। आप डेप्रिशिएट के साथ इसको भी आपको माइनस करनी पड़ेगी तब 60,000 से, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी 50,000 उससे भी ज़्यादा रिड्यूस होकर कितना हो गया, फिर 45,000 हो गया, ठीक है। ऑफ करनी होती है, और ओरिजिनल कॉस्ट में यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे ये एक ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करनी है, ठीक है। आपका स्ट्रेट लाइन भी क्या है कि आपको हर साल आपको क्या है कि इसमें इस सिनेरियो में आप लोगों को हर साल आपका फिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स डेप्रिसिएशन वैल्यू करनी है। बट अगर डिमिनिशिंग होती तो क्या होती, जो आपकी 20,000 है वो आपकी क्या हो जाती, थोड़ा सा आप रिड्यूस करते, ठीक है। 20,000 है, 20,000 हुआ, फिर 80,000 आया, अब 80,000 में से 20% को रिड्यूस करोगी, दूसरा आएगा। अब जो वैल्यू आया, सपोज मैं बोलते हूँ यहाँ पे आ गया 40,000, अब 40,000 में से आप इंटू करोगे क्या, 20% को, और उसमें से जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन वैल्यू। डिमिनिशिंग में क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग, मतलब हर साल आपकी ये जो बैलेंस है, जो आपकी वैल्यू है, जो हर साल रिड्यूस होती है ना वैल्यू, उसमें से आपको डेप्रिशिएट की वैल्यू परसेंटेज वाइज निकाल के उसको यहाँ पे हर साल रिड्यूस करते आना है। मतलब जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना एसेट की, उसी तरह डेप्रिशिएटिंग वैल्यू भी आपकी हर साल क्या हो जाएगी, निकालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। बट इन केस ऑफ फिक्स क्या होता है, आपके हर साल डेप्रिशिएटिंग वैल्यू सेम ही रहती है, दो आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है। डिफरेंस समझ आ गया आपको, मैं फिर डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं कराऊंगी, ठीक है। ये एक ही सम सेम मतलब एनफ है, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और इसके बाद अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा, हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फिर उसके बाद जर्नल, और क्या था, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे क्योंकि वो टेम्परेरी अकाउंट है, और कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम उस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ लॉस, राइट। तो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जो दो जर्नल एंट्री है, इसी के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनानी है, और हर साल जो भी आ रहा है वो उसको क्या करनी है, आपको ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखते जाने हैं,
और कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। इजी है। आप अगर चाहते हो तो फिर आप एक काम करना, बुक्स खोल लेना अपनी, आपको ये तो समझ आ गया, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ईजी है। मैंने जो जर्नल एंट्री सिखाई है ना वही याद रखना, और वो जो याद रख लिया तो उसकी ऑपोजिट ही आपको करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन लिखा, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आ जाएगा आपका, 2 था प्लांट एंड मशीनरी, तो इस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। और फिर हमने क्या की थी, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट था, तो इस साइड में आ जाएगा क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको मैंने बता दी कैसे करनी है, आप एक बार बुक खोल के देख लेना, वही है। इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होती है और इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है। इफ़ यू आर स्कैर्ड अबाउट दिस डेप्रिसिएशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू विद द 12th सिलेबस, जहाँ पे आपको बहुत सारे जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, ये सब में, रिकन्स्टिट्यूशन में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अगेन देयर विल बी कंपनी, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ फर्स्ट ईयर में फोकस ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। आपको जर्नल पता है तो आप लेजर बना ही लोगे, लेजर में जर्नल की ऑपोजिट करनी है, और जिस अकाउंट के बेसिस पे आप बनाओगे उस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है वो आप नहीं लोगे, जो ऑपोजिट है उसके साथ डबल एंट्री होती है ना, जो ऑपोजिट है वो वाली एंट्री आप यहाँ पे लिखोगे और ऑपोजिट लिखोगे। डेबिट है जर्नल में तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट है जर्नल में तो डेबिट हो जाएगा लेजर में, ठीक है। यही रूल है। लेजर इज नॉट टफ, बट इफ यू डोंट नो जर्नल यू कांट डू लेजर, ठीक है। बस जर्नल पे फोकस करो जितना हो सके जर्नल में। एंड द सेकंड यू हैव टू फोकस ऑन विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जीएसटी नहीं आती है, सेंट्रल स्टेट नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आप लोगों को ये सारी चीजें ही सेकेंड ईयर में चाहिए होंगे फॉर्मेट वाइज, बाकी आपको कोई भी सिमिलरिटी मिलेगी ही नहीं। एरर, आपका जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और फिर क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको फाइनेंस के अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो उसमें मिल सकता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज का भी कोई यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। और जो आपकी डबल एंट्री, सिंगल एंट्री है कैश बुक का, वो थोड़ा सा आपको इसलिए सीखना है क्योंकि कैश बुक बनाना आता है, ठीक है, वहाँ पे सेकेंड ईयर में। और अगर कैश बुक नॉर्मली बनाना आप लोगों को क्या है कि आपको जर्नल आता है, कैश क्या, अगर कैश की ट्रांजैक्शन हुई, अगर कैश रिड्यूस हुआ तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, कैश इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये अगर आपको रूल पता है, ये अगर समझ है तो फिर आप लेजर आराम से कर लोगे, है ना। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे जो चीज़ें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है वो सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक आइडिया है, बट द मेन फोकस शुड बी योर जर्नल एंड बैलेंस शीट एंड व्हाट, हाउ टू पुट ऑन, इम्प्लीमेंट दोस जर्नल एंट्रीज ऑन लेजर। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखनी है। बाकी आप अगर प्रैक्टिकल में अच्छे हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, सारा चीज़ें फॉर्मेट क्लियर है, सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, तो फिर ऑफ कोर्स यू गो अहेड एंड डू द ट्रांजैक्शंस, डू ऑल द मेथड्स दैट यू थिंक इज सुटेबल फॉर यू। बट इफ अगर आपको सम्स नहीं है, डू नॉट पैनिक, जस्ट लर्न द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, just learn the basic of journal and then the balance sheet and then again how to put the journal on the ledgers। बाकी आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में यही चीज़ें काम आएंगे। बाकी व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आप लोगों की मुझे लगता है कि हर चीज़ों पे आप लोगों के पास हमेशा ऑप्शन आता है थियरी। अब द पीपल हु आर नॉट गोइंग इन इंग्लिश, उनके लिए थियरी बहुत मुश्किल होता है लिखना, बिकॉज इट्स लाइक बहुत अलग अलग टर्म है। So you cannot just write literature over in commerce or in accountancy. You have to proper input the words that you have to use to state the meaning of a particular question. अब अगर वो चीज़ें आपको आती है then well and good, आप थियरी ही प्रैक्टिस करो। जर्नल, लेजर और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना वो बहुत ज़रूरी है, वो सेकेंड ईयर में आते हैं, वो फ्यूचर में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो फाइनल अकाउंट है ना, वो हमेशा आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी, वो आएगी, तो इसलिए वो सीखना ज़रूरी है। उसको मैं नहीं बोलूँगी स्किप करने के लिए। बाकियों में आप ऑप्शन आती है थियरी की,
तो आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो थियरी अटेम्प्ट करो। अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं हो और आपको अभी तक कॉमर्स के अकाउंटेंसी के टर्म्स और वर्ड्स जो यूज़ करने होते वो आपको नहीं आते, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तब आप ये प्रैक्टिकली करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपके थियरी में आपका एक ऑप्शंस तो आएगा नहीं है, सिर्फ की डिफरेंस लिख दो, उसके साथ 2 भी आ सकता है। 6 मार्क के लिए आया तो 2-2 आ जाएगा 3-3 मार्क का, या फिर 2-2 करके 2-2 मार्क्स के लिए 3 ऑप्शन आ जाएंगे 6 मार्क में। तो थियरी में आपको एक थियरी नहीं देते हैं मोस्टली, आपका अलग अलग ऑप्शंस रहता है उसमें, ठीक है। 3 थियरी दे दिया और उसके ऑप्शन में क्या दे दिया, आपको प्रैक्टिकल ले दिया, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन करना है, कर लेना, इजी है। आप जर्नल कर लेना, लेजर कर लेना, बाकी सबका क्या करना, आप डबल एंट्री सिंगल एंट्री वो बहुत इजी है, वो कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लर्न द फॉर्मेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उतना कर लेना। बाकी ऑप्शंस आप थियरी में पढ़ लो। बुक के एक्सरसाइज में पीछे आपको ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी वहाँ पे। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपकी बोर्ड एग्जाम मोस्टली सीबीएसई के हो जाएंगे अभी स्टार्ट, शायद इन फेब के एंड में, और सेबा के भी, हायर सेकेंडरी के भी स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ मार्च में। अभी चेंजेस ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही होता है सबका। तो ऑल द बेस्ट, ओके। एनीथिंग यू वांट प्लीज डू कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट, बिकॉज मेरे को भी टाइम नहीं मिलते, जब भी मिलेगी आई विल डू ए वीडियो ऑफ इट in the first day, okay? So thank you so much for being patient and watching my video. For more such interesting topic, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. Till then, take care, bye bye.